मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश की मिट्टी के विषय में जानेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, या किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे। इससे पहले कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे और आप लोगों को उसका लाभ भी प्राप्त हो दोस्तों। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, सर्वप्रथम देखेंगे मिट्टी की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम कि मिट्टी पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी परत है जो खनिज और कार्बनिक पदार्थों से युक्त छोटे छोटे कणों से बनी है दोस्तों। मिट्टी क्या है दोस्तों? यह पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी परत है जो खनिज, देखिएगा दोस्तों, जो खनिज और कार्बनिक पदार्थों से युक्त बहुत छोटे छोटे कणों से बनी है दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कि मृदा निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा निर्माण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप बताएंगे कि मृदा निर्माण जटिल प्रक्रिया है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पेडोजीनेसिस कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पेडोजेनेसिस कहा जाता है। तो पेडोजेनेसिस में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं दोस्तों? पेडोजेनेसिस में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं दोस्तों? वो हैं अपक्षय, लीचिंग, कैल्सिफिकेशन आदि जैसी प्रक्रियाएं जो है पेडोजेनेसिस में होती हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखेंगे कि मिट्टी की विशेषताएं विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं दोस्तों। जो मिट्टी की विशेषता है दोस्तों, वह बहुत सारी कारणों से प्रभावित होती हैं। वो कौन कौन से कारण हैं दोस्तों? आइए देखते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों मूल चट्टान सामग्री, जलवायु, ऊंचाई, ढलान, प्राकृतिक वनस्पति आदि से ये प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होती हैं दोस्तों? मिट्टी की जो मिट्टी है दोस्तों, उसकी जो विशेषता है इनसे प्रभावित होती है। मूल चट्टानों से, जलवायु से, ऊंचाई, ढलान और प्राकृतिक वनस्पति से। दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों और देखेंगे नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का वर्गीकरण। उत्तर प्रदेश में मिट्टी का वर्गीकरण देखेंगे दोस्तों। आइए देखेंगे कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार उत्तर प्रदेश की मिट्टी को छह मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला है दोस्तों भाभर मिट्टी, दूसरा है तराई, तीसरा है विंध्यन मिट्टी और चौथा है बुंदेलखंड मिट्टी। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। पांचवा है अरावली मिट्टी, छठवां है जलोढ़ मिट्टी। तो ये हो गई दोस्तों छह प्रकार की मिट्टियां जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं दोस्तों, जिन्हें अध्ययन के दृष्टि से देखा गया है, अध्ययन की दृष्टि से। तो आइए दोस्तों, आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, और यदि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा हो तो लाइक भी करते चलिए दोस्तों, जिससे कि मनोबल उच्चता दर्शी बना रहे दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखेंगे मिट्टी का जो पहला प्रकार है भाभर क्षेत्र की मिट्टी, अर्थात भाभर मृदा। ये मिट्टी राज्य के सबसे उत्तरी भाग में शिवालिक तलहटी के साथ एक पट्टी में पाई जाती है दोस्तों। एक पट्टी में पाई जाती है जो ये अपना हिमालय क्षेत्र है दोस्तों, हिमालय क्षेत्र है, उसका जो शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक वाला, हिमालय से सटा हुआ जो शिवालिक है दोस्तों, उसके नीचे वाली ज़मीन जो है दोस्तों,
वह कौन है दोस्तों? भाभर। भाभर क्षेत्र की मिट्टी है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ये पश्चिमी भागों में सहारनपुर और बिजनौर जिलों में प्रमुखता से पाई जाती है। देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि किन जिलों में भाभर मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो कौन कौन से जिले हो गए दोस्तों? सहारनपुर और बिजनौर में प्रमुखता से पाए जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह मिट्टी जलोढ़ मूल की है और आदिम अवस्था में है दोस्तों। आदिम अवस्था मतलब अपने मूल अवस्था में है। इनकी गहराई कम होती है और ऊपरी परत छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से भरी होती है। ये मिट्टी दानेदार होने के लिए जानी जाती है दोस्तों। यह मिट्टी दानेदार होती है दोस्तों, चनेदार नहीं होती, यह दानेदार होती है, दानेदार होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ये भाभर क्षेत्र की मृदा है यह कंकरीली एवं पथरीली होती है दोस्तों। कंकरीली और पथरीली होती है। यहाँ दिया है दोस्तों, कंकड़ और पत्थरों से भरी होती है। आइए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट है कि उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु की उपस्थिति में इसका विकास होता है। ये मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि क्या भाभर मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है, तो आप कहेंगे नहीं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कौन सी मिट्टी है जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप भाभर ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों, आप उसे टिक करके आएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है तराई क्षेत्र की मिट्टी। तराई क्षेत्र की मिट्टी है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि ये मिट्टी भाभर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात ये जो भाभर हो गया दोस्तों, भाभर, उसके बाद तराई होती है दोस्तों। तराई पाई जाती है। जैसे हिमालय हुआ दोस्तों, हिमालय का जो शिवालिक रेंज है उसके नीचे भाभर पाया जाता है और उसके नीचे तराई वाली मिट्टी पाई जाती है, जो नदियों के निक्षेपण से बनी है। मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है दोस्तों। यह जो तराई वाली मिट्टी होती है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ जो है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ भारी मात्रा में पाए जाते हैं अर्थात प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, भूजल के उच्च स्तर के कारण मिट्टी नम रहती है। भाभर क्षेत्र की मिट्टी में कंकड़ और चट्टान के कण अनुपस्थित होते हैं। यहाँ भाभर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ तराई होगा। तराई क्षेत्र की मिट्टी में कंकड़ व चट्टान के कण अनुपस्थित होते हैं। भाभर क्षेत्र की मिट्टी की तुलना में महीन कणों से बनी होती है। जो तराई मिट्टी है दोस्तों, यह भाभर क्षेत्र की तुलना में जो महीन कणों से बनी होती है तराई मिट्टी की गाद युक्त और चिकनी होती है। यह जो तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ हैं दोस्तों, यह गाद युक्त एवं चिकनी होती हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि तराई मिट्टी को मोटे तौर पर दोमट मिट्टी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। कण आकार और चूने की मात्रा के आधार पर विभिन्न प्रकार की दोमट मिट्टी में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में दोमट मिट्टी को सिकटा, करियाल, धानका के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि दोमट मिट्टी को अन्य और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो हो गया दोस्तों सिकटा, करियाल, धानका के नाम से जाना जाता है। और यह समग्र रूप से पौष्टिक और विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए उपयुक्त है दोस्तों। यह लगभग विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी दोस्तों? तराई क्षेत्र में जो दोमट मिट्टी पाई जाती है वह। यह दोस्तों गन्ना, चावल, गेहूं आदि की खेती के लिए जाना जाता है। जो तराई मिट्टी है दोस्तों, गन्ना, चावल, गेहूं आदि की खेती के लिए जाना जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देखेंगे थर्ड
प्रकार है इसका, गंगा के मैदान की जो जलोढ़ मिट्टी है, अर्थात जलोढ़ मिट्टी की बात की जा रही है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मिट्टी समूह है। सबसे बड़ा मिट्टी समूह कौन सा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का? यह है जलोढ़ मृदा। ये मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई हैं दोस्तों, पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई हैं, अर्थात इस प्रकार से फैली हुई है दोस्तों, इस प्रकार से फैली हुई है। जिस प्रकार से नदियाँ ज़्यादा बहती हैं दोस्तों, उस प्रकार से यह मिट्टी फैली हुई है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती हैं। बाढ़ आने से मिट्टी की नई परत जमा होने से जलोढ़ मिट्टी के विकास में मदद मिलती है दोस्तों। जब बाढ़ आती है दोस्तों तो जलोढ़ मिट्टी का विकास होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि मिट्टी समतल क्षेत्रों में अधिक विकसित होती है और लहरदार स्थलीकृत क्षेत्रों में कम विकसित होती है दोस्तों। कहने का मतलब ये है जहाँ पर पानी कुछ समय तक रुका रहता है वहाँ पर जो है इस मिट्टी का अर्थात जलोढ़ मिट्टी का विकास होता है। जहाँ पर पानी लहरदार अर्थात चलता रहता है वहाँ पर इस मिट्टी का विकास उतना नहीं हो पाता है। ये मिट्टी तराई और भाबर क्षेत्र की मिट्टी से अधिक महीन और अच्छी तरह से विकसित और बहुत गहरी होती है दोस्तों। इनमें पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस कम होता है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों जलोढ़ मृदा में किस चीज़ की कमी होती है दोस्तों, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किस मृदा में दोस्तों? जलोढ़ मृदा में। आइए दोस्तों आगे देखेंगे कि यह लगभग सभी प्रकार के फसलों के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मृदा जो है दोस्तों यह सभी प्रकार के फसलों के लिए उपयुक्त होता है। जलोढ़ मिट्टी को खादर और बांगर मिट्टी में विभाजित किया जा सकता है। जो जलोढ़ मृदा है दोस्तों इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, खादर और बांगर। खादर और बांगर में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। आइए देखेंगे दोस्तों बांगर मिट्टी। जलोढ़, बांगर जलोढ़ कह सकते हैं दोस्तों, बांगर जलोढ़ कह सकते हैं इसे। बांगर जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों, आइए सर्वप्रथम देखेंगे। बांगर पुराना जलोढ़ निक्षेप है दोस्तों। जो बांगर मिट्टी है यह पुराना जलोढ़ निक्षेप है। ये ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। अर्थात इसके पहले जब बहुत समय पहले दोस्तों हजारों वर्ष पूर्व जो मिट्टी बनी हुई थी जलोढ़ मृदा उसे बांगर कहा जाता है। मिट्टी गहरे रंग की और खुरदुरी है। यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ है। मिट्टी में ह्यूमस सामग्री से समृद्ध है दोस्तों, अर्थात इसमें ह्यूमस की मात्रा खादर से अधिक पाई जाती है दोस्तों। इसमें कैलकेरियस जमा की उपस्थिति होती है दोस्तों। इसमें क्या होती है दोस्तों? कैलकेरियस जमा की उपस्थिति होती है जिसे कंकर के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों अब खादर के विषय में जानेंगे। खादर जो है दोस्तों यह दूसरी जलोढ़ मृदा है। खादर जलोढ़ भी कहा जा सकता है दोस्तों। खादर जलोढ़, खादर जलोढ़ है दोस्तों। यह युवा जलोढ़ मिट्टी है। खादर निचले इलाकों में विकसित होती है जो हर साल बाढ़ पानी से डूब जाते हैं। ये अधिक उपजाऊ और महीन तथा हल्के रंग की होते हैं। ये मिट्टी लगभग किसी भी फसल के लिए अच्छी होती है दोस्तों। खादर मिट्टी सभी फसलों के लिए अच्छी होती है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे चौथी मृदा। चौथी मृदा है दोस्तों विंध्य क्षेत्र की मिट्टी। ये मिट्टी राज्य की बघेलखंड या विंध्याचल पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज,
चंदौली जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखेंगे कि यह मिट्टी लाल और पीले रंग की होती है। ये मिट्टी आर्कियन ग्रेनाइट, यह मिट्टी आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से बनी है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि विंध्य क्षेत्र की जो मिट्टी है, उत्तर प्रदेश की जो विंध्य क्षेत्र की मिट्टी है वह कैसे बनी है दोस्तों, तो यह आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से बनी है और इसमें लौह और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्य क्षेत्र की मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है दोस्तों, वह है लौह और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, लेकिन चूना, फास्फेट, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों। चूना, फास्फेट, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है किस मिट्टी में दोस्तों, विंध्य क्षेत्र की मिट्टी में। स्थानीय तौर पर इन्हें भोटा कहा जाता है दोस्तों। स्थानीय लोग इस मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, भोटा कहते हैं। ये मिट्टी दलहन, तिलहन, बाजरा आदि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आदि के लिए उपयुक्त है। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो इलाका है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और चंदौली का, इस इलाके में दलहन और तिलहन की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है दोस्तों। और बरसात में जब धान की खेती की जाती है दोस्तों, तो वहाँ बाजरे की खेती अधिक तौर पर की जाती है। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहे दोस्तों। यदि लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल उच्चता दर्शी हो सके दोस्तों। आइए दोस्तों पांचवें प्रकार की मृदा को देखेंगे। यह है दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी या बुंदेलखंडी मिट्टी दोस्तों। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी ग्रेनाइट और नीस जैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मिट्टी है दोस्तों, यह ग्रेनाइट और नीस जैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, मिट्टी को मोटे तौर पर दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है दोस्तों काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, और दूसरा है दोस्तों लाल मिट्टी। सर्वप्रथम हम लोग काली मिट्टी को देखेंगे दोस्तों। काली मिट्टी को देखेंगे, अर्थात पहला है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी में भी इसके कई प्रकार हैं दोस्तों, उसे भी हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी पुरानी और अच्छी तरह से विकसित मिट्टी होती है। ये अपनी नमी धारण क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अपनी नमी धारण क्षमता के लिए जो है दोस्तों काली मिट्टी जानी जाती है। नमी से यह फूल जाता है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जब यह नमी हुआ रहता है दोस्तों तो इसमें किसी प्रकार की कोई दरार नहीं होती है, लेकिन जैसे ही यह सूखता है तो इसमें ऐसे दरारें आ जाती हैं। मिट्टी में दोस्तों दरारें आ जाती हैं, ऐसे फट करके अलग हो जाता है दोस्तों। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है। इस मिट्टी में जो काली मिट्टी है दोस्तों, इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में दो प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। पहली है दोस्तों मार काली मिट्टी और दूसरी है काबर काली मिट्टी। मार काली मिट्टी दोस्तों आइए देखेंगे कि इसमें जो है दोस्तों मार से लिखा हुआ है, यहाँ होगा मार काली मिट्टी होगा दोस्तों। तो दोस्तों मिट्टी जैविक सामग्री से समृद्ध है दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये काली मिट्टी है इसमें जैविक सामग्री बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसमें बारीक दाने होते हैं, इसलिए जल भराव की संभावना रहती है, अर्थात जल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यह कैप्चर कर लेता है दोस्तों। इसकी बनावट मिट्टी जैसी है दोस्तों।
आइए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण न्यूनतम और बिल्कुल भी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। बिल्कुल भी उर्वरक की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसमें छोटे छोटे कैलकेरियस भंडार भी पाए जाते हैं जिसे कंकर कहा जाता है दोस्तों। यह मिट्टी जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा के कुछ भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मार काली मिट्टी है दोस्तों, इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट मिट्टी है काबर काली मिट्टी। इसका रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है। इसमें मोटे अनाज की संरचना होती है दोस्तों। इसमें मोटे अनाज जैसी संरचना होती है दोस्तों। काबर मिट्टी बुंदेलखंड के ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर जिलों में पाई जाती है। यह अपनी अत्यधिक चिपकने वाली क्षमता के लिए जानी जाती है। इसमें दोस्तों सुघट्यता का गुण अधिक होता है, अर्थात एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं इसके कण। यह जल्दी सूख जाता है और कठोर ब्लॉकों में बदल जाता है दोस्तों, अर्थात मिट्टी फट जाती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ए है और पानी भर गया दोस्तों, तो इसमें कोई ब्लॉक नहीं बना हुआ है। जैसे ही सूखेगा दोस्तों तो ऐसे ऐसे करके ब्लॉक बन जाएंगे दोस्तों, अर्थात मिट्टी जो है फट जाती है। आए दोस्तों दूसरी जो है बुंदेलखंड की जो मिट्टी है वह है लाल मिट्टी। यह भी दो प्रकार की होती है दोस्तों। लाल मिट्टी भी बुंदेलखंड क्षेत्र की जो है यह भी दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहला है परुआ मिट्टी। पहला क्या है दोस्तों? परुआ मिट्टी। दूसरा है राकर मिट्टी। दूसरा क्या है दोस्तों? राकर मिट्टी है। परुआ मिट्टी है दोस्तों, देखेंगे कि इस मिट्टी की बनावट रेतीली से चिकनी मिट्टी जैसी है। लाल मिट्टी की इस किस्म का रंग पीला होता है दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश के संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। मोटे कणों वाली संरचना के कारण मिट्टी अच्छी तरह से हवादार होती है। उर्वरक एवं सिंचाई की उपलब्धता के साथ गेहूं, चना, ज्वार आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों। राकर मिट्टी जो है दोस्तों लाल भूरे रंग वाली मोटे अनाज वाली मिट्टी है। उनका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। इसका जो लाल रंग है दोस्तों, राकर मिट्टी का जो लाल रंग है यह फेरिक ऑक्साइड, ध्यान देना होगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। मिट्टी का लौह तत्व के आधार पर भिन्न होता है दोस्तों। मिट्टी का रंग लौह तत्व के आधार पर भिन्न होता है। हमने अभी पढ़ा था दोस्तों कि जो विंध्य क्षेत्र की मिट्टी है दोस्तों, इसमें यह भी लाल रंग और पीले रंग की होती है। इसमें लौह और एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। लेकिन जो बुंदेलखंड की जो राकर मिट्टी है दोस्तों, बुंदेलखंड की जो राकर मिट्टी है, इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है दोस्तों। यह थोड़ी अम्लीय और पारगम्य मिट्टी होती है दोस्तों। यह जो आपकी मिट्टी है राकर मिट्टी, यह थोड़ी अम्लीय और पारगम्य मिट्टी होती है। इन्हें पथरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी को लोकल भाषा में पथरी भी कहा जाता है दोस्तों। मिट्टी पोटास से भरपूर है दोस्तों, लेकिन फास्फेट और नाइट्रोजन की कमी है। इस मिट्टी में पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों राकर मिट्टी में। ये निक्षालन के प्रति संवेदनशील हैं। इस मिट्टी में निक्षालन अत्यधिक होता है दोस्तों। यह मिट्टी आमतौर पर ढलान वाली ज़मीन पर पाई जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, ये आमतौर पर कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में चना, तिलहन
आदि की खेती की जाती है। तो दोस्तों जो ये रॉकर मिट्टी है आमतौर पर खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में चना और तिलहन की खेती इससे की जाती है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट है छठवीं है दोस्तों, इसमें मिस्टेक हो गया है। छठवीं मिट्टी है दोस्तों अरावली मिट्टी। अरावली मिट्टी यह आगरा जिले के भागों में पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है। यह चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया जाता है दोस्तों। अरावली मिट्टी को चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे उत्तर प्रदेश की अन्य मिट्टियाँ। उत्तर प्रदेश की अन्य मिट्टियाँ देखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं कि उपयुक्त मिट्टी के अलावा कुछ अन्य मिट्टी भी उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है दोस्तों, जैसे मांट और बंजर। ये दो मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंड जिलों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मांट की मिट्टी दोमट, रेतीली और चूनेदार होती है दोस्तों। यह अधिक पानी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट मिट्टी है दोस्तों डूह। डूह नदी के किनारे के जल भराव वाले क्षेत्रों की मिट्टी है दोस्तों। डूह किस प्रकार की मिट्टी है दोस्तों? नदी के किनारे, मान लीजिए दोस्तों यह नदी हो गई, इसके किनारे जो जल भराव होता है वो उस मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? डूह कहा जाता है। आइए दोस्तों भांट। भांट जो है दोस्तों, भांट मिट्टी कुशीनगर जिले में पाई जाती है। भांट मिट्टी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, भांट मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो भांट मिट्टी जो है कुशीनगर जिले में पाई जाती है। इसमें एल्युमिनियम का भंडार है दोस्तों। भांट मिट्टी में एल्युमिनियम का भंडार है और यह बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट मिट्टी कौन सी है। वह है भूर मिट्टी। भूर मिट्टी है दोस्तों भूर बांगर क्षेत्र में रेतीली मिट्टी के लहरदार भंडार है। लहरदार भंडार हैं, ये हवा के साथ आते हैं और ये ऊपरी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में प्रमुखता से पाए जाते हैं दोस्तों। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिट्टी है माड़। माड़ काली रेगुर मिट्टी के समान होती है। यह चिकनी मिट्टी है। इसमें आयरन और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है। यह दक्षिण उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के अपक्षय से हुआ है दोस्तों। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट है तृतीयक मिट्टी। तृतीयक मिट्टी है दोस्तों, यह शिवालिक तलहटी क्षेत्र में पाई जाती है और चाय बागान के लिए उपयुक्त होती है। जो तृतीयक मिट्टी है दोस्तों, यह चाय बागान के लिए उपयुक्त होती है। यह दोस्तों परीक्षा प्रदेश का चैनल, परीक्षा प्रदेश का जो यह यूट्यूब चैनल है, यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुँचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं मिट्टी और उनके स्थानीय नाम। कुछ मिट्टियां हैं दोस्तों और उनके स्थानीय नाम हैं। कौन कौन सी हैं मिट्टी दोस्तों? जैसे कछार। कछार का मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? जलोढ़ या कॉप मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ होगा दोस्तों, जलोढ़ होगा, जलोढ़ या कॉप मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट मिट्टी है दोस्तों खादर। इसे कौन कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? खादर को कचारी, दोमट, मटियार, गाद, रेतीली। फिर होता है दोस्तों बांगड़। बांगड़ जो है दोस्तों, इसे ऊपरहार, दोमट, मटियार, बलुई दोमट के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों लवणी एवं क्षारीय मिट्टी। लवणी एवं क्षारीय मिट्टी को दोस्तों रेह, बंजार, ऊसर, कल्हर, थूर नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड में जो लाल मिट्टी है दोस्तों, इसे परुआ और राकर के नाम से जाना जाता है। जबकि काली मिट्टी को कौन कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यह है मार, काबर, रेगुर और कपास मिट्टी के नाम से। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी को दोस्तों भोंटा या मोंटा के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में मिट्टी की जो समस्या है उससे कैसे निपटारा जाए, क्या समस्याएं हैं, उससे निपटान कैसे होगा दोस्तों।
मिट्टी एक मूल्यवान संसाधन है दोस्तों, जिसे लाखों वर्ष की जटिल प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। विभिन्न मानव शास्त्रीय और प्राकृतिक गतिविधियों के कारण मिट्टी का क्षरण हो सकता है। मिट्टी की कुछ सामान्य समस्याएं नीचे दी गई हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि मिट्टी का कटाव। मिट्टी का जो कटाव है यह दोस्तों बढ़ता जा रहा है। आइए देखेंगे दोस्तों, यह हवा, पानी जैसे विभिन्न कारकों के कारण मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत को हटाने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मृदा अपरदन की समस्या मानव शास्त्रीय कारकों के कारण बढ़ी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पानी के साथ साथ हवाओं द्वारा गंभीर कटाव से प्रभावित है। यमुना चंबल घाटी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग अवनालिका कटाव, जो चंबल वाला क्षेत्र है दोस्तों, उसमें अवनालिका कटाव से प्रभावित है, जहां बहते पानी की क्रिया से भूमि के विशाल भूभाग में बड़ी नालिकाएं बन जाती हैं। ऐसी भूमि को बीहड़ कहा जाता है दोस्तों। ऐसी भूमि को बीहड़ कहा जाता है जहां पर नालिकाएं बन जाती हैं मृदा के कटाव से दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देखेंगे कि इटावा, आगरा और जालौन जिले में बंजर भूमि के विशाल भूभाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र में पवन कटाव से ग्रस्त है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र की मिट्टी है दोस्तों, वह पवन कटाव से ग्रस्त है। वह कौन कौन सा इलाका है दोस्तों? यह है आगरा, मथुरा, इटावा। शुष्क गर्मी के महीने के दौरान हवा के कटाव से सबसे अधिक प्रभावित होती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि जल भराव। जल भराव की बात करेंगे दोस्तों, तराई क्षेत्र और सुविकसित नहर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या व्याप्त है। जल जमाव के कारण ऊपरी मिट्टी के छिद्र संतृप्त हो जाते हैं, जिससे मिट्टी में हवा का सामान्य संचार बाधित होता है। तो यह दोस्तों, अब दोस्तों गंगा के मैदानी क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जल भराव से संवेदनशील है दोस्तों। जल भराव से संवेदनशील है। मिट्टी की उर्वरता में गिरावट हो जाती है दोस्तों। मिट्टी की उर्वरता में गिरावट हो जाती है। तो इसके सुधारने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मिट्टी की उर्वरता घट रही है। यह लगातार बहुफसली खेती और अवैज्ञानिक फसल चक्र के कारण होता है दोस्तों। आइए दोस्तों, घटती उर्वरता के कारण प्रति इकाई अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। उर्वरता बनाए रखने के लिए दो पोषक तत्व भरपूर फसलों के बीच फलीदार फसल का उपयोग करना बेहतर होता है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी की बात करेंगे दोस्तों कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खादर में लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी प्रचलित है। ऐसी मिट्टी में स्थानीय रूप से रेह, खुल्लर, ऊसर और थूर आदि नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी सूखे में पाई जाती है। अत्यधिक सिंचाई का परिणाम अधिक सिंचाई के जल के स्तर वृद्धि होती है दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में केशिका क्रिया के कारण पानी में घुले लवण सतह पर आ जाते हैं और मिट्टी की ऊपरी परत पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लवणीय एवं क्षारीय भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र लगभग 12.95 लाख हेक्टेयर है दोस्तों। कितना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में लवणीय एवं क्षारीय मृदा का जो क्षेत्र है वह 12.9 लाख हेक्टेयर है दोस्तों। क्षारीय और लवणीय भूमि अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा। क्षारीय और लवणीय भूमि अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ में अत्यधिक पाई जाती है दोस्तों। जिप्सम और गाय के गोबर को उपयोग लवणीय क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए उपयुक्त है दोस्तों। जिप्सम और गाय का गोबर अगर डालते हैं तो लवणीय क्षारीय मृदा को ठीक किया जा सकता है दोस्तों। मृदा क्षरण के तरीके देखेंगे दोस्तों। मृदा क्षरण के कौन कौन से तरीके हैं? मिट्टी एक मूल्यवान संसाधन है, इसलिए मिट्टी का क्षरण एक आवश्यकता है दोस्तों। मिट्टी अर्थात मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मृदा क्षरण को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं दोस्तों? तो उसे वनारोपण और पेड़ों की कटाई से रोका जा सकता है दोस्तों।
खड्डों और बंजर भूमियों का पुनरुद्धार किया जाए। लवणी एवं क्षारीय भूमि का सुधार किया जाए दोस्तों। लंबी और परती भूमि का पुनरुत्थापन किया जाए दोस्तों। बाढ़ की रोकथाम की जाए। पानी के रिसाव को रोकने के लिए नहरों की लाइनिंग की जाए दोस्तों। शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पवन अवरोध का निर्माण किया जाए। फसलों का वैज्ञानिक चक्रण होना चाहिए दोस्तों। रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग जबकि जैविक खाद की प्रयोग को बढ़ावा दें दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ विगत वर्षों में पूछे गए मिट्टी के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, जलवायु और मृदा से जो क्वेश्चन हैं विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं दोस्तों, उन्हें हम लोग देखेंगे। जैसे दोस्तों, निम्न प्रकार की मिट्टी में से एक बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है दोस्तों। किस मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है दोस्तों? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, बताइए कमेंट करके। यह है दोस्तों काली कपास, बी जलोढ़ मिट्टी, सी करेली मिट्टी और बिंद मिट्टी। तो दोस्तों काली कपास की जो मिट्टी है इसमें जो है प्रमुखता होती है दोस्तों। काली कपास की मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो बुंदेलखंड में पाई जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि प्रदेश में भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों? बताइए दोस्तों। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों। ए महीन जलोढ़, बी दलदली, सी कंकरीली और पथरीली और डी भूर। तो मैंने आपसे बताया था कि दोस्तों जो भाबर क्षेत्र की मृदा है यह कंकरीली व पथरीली होती है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जो लाल मिट्टी है वह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सीतापुर, बाराबंकी में, एटा, मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर, झांसी में, या एक ऑप्शन है दोस्तों आगरा और मथुरा में। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी है वह मिर्ज़ापुर और झांसी वाले क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर, झांसी वाले क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? ऐसी मृदाएं जो लवण से प्रभावित हों दोस्तों वह किस मंडल में पाई जाती हैं? दोस्तों बताइए। आगरा अलीगढ़ मंडल, मेरठ मुरादाबाद मंडल, बस्ती गोरखपुर मंडल और झांसी व चित्रकूट मंडल। तो दोस्तों आगरा व अलीगढ़ मंडल जो है दोस्तों, आगरा व अलीगढ़ मंडल जो है दोस्तों, यह ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यही है दोस्तों आगरा और अलीगढ़ जो मंडल है, यहाँ की जो मृदाएं हैं दोस्तों लवणता से अत्यधिक प्रभावित हैं। लवणता से अत्यधिक प्रभावित हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? ए बांदा, बी मुरादाबाद, सी गोरखपुर, डी वाराणसी। तो दोस्तों ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। गोरखपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यह कितनी है दोस्तों? 5, 7, 9 या 11 है दोस्तों। बताइए दोस्तों। इसकी संख्या पूरी 9 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है दोस्तों? यह 9 है। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पर क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? वह मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या गोंडा में। बताइए दोस्तों।
बताइए। यह है दोस्तों ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में पाई जाती है दोस्तों। इसमें पोटास की बहुत ही कमी है दोस्तों, पोटास कम पाया जाता है दोस्तों। किस जौनपुर मिट्टी में कम पाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है यहीं पर रोकते हैं, और आपको क्लास देखने के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग भी कहते हैं। आपसे निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।